हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम यहाँ पर क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज की सीरीज शुरू करने वाले हैं। ये सीरीज हम आपके एनसीईआरटी से कवर करेंगे और इस सीरीज में हम पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हमारा पहला दिन है तो हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे। तो हम पूरी बिजनेस स्टडी को एज अ स्टोरी फॉर्मेट में और एज अ लर्निंग कंसेप्ट में सीखेंगे। बुक्स पर हम कम ही डिपेंड रहेंगे। ऑब्वियसली हम बुक्स को रिफर करेंगे पर हम एज अ स्टोरी में समझेंगे हम ज्यादा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ पर लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप लोग भी आई एम श्योर बहुत सारे लोग लैपटॉप से पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग फोन से पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग टैबलेट से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो आपने कभी सोचा है कि ये लैपटॉप है या फिर फोन है, ये आते कहाँ से हैं? ऑब्वियसली आप शॉप से लेकर आए हैं, जो भी आपके बगल में जो भी शॉप होगी उससे लेकर आए हैं। ऑफलाइन किसी ने परचेज किया होगा, किसी ने ऑनलाइन परचेज किया होगा। ठीक है, तो ये लैपटॉप आप लेकर क्यों आए हैं, या फिर ये जो शॉपकीपर के पास लैपटॉप है वो क्यों है? क्यों है? पहले का आंसर देते हैं। शॉपकीपर के पास लैपटॉप क्यों है? क्योंकि आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप की डिमांड है। डिमांड है इसलिए सप्लाई है। अगर आप लैपटॉप नहीं खरीदने जाते, आप फोन खरीदने नहीं जाते, तो शॉपकीपर है वो फोन क्यों रखेगा? नहीं रखेगा। या लैपटॉप क्यों रखेगा? वो लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, डिमांड है इसलिए सप्लाई है। हम लोगों ने लैपटॉप की डिमांड करी इसलिए शॉप्स ओपन हुई, वहां पर वो लोग शॉप के थ्रू लैपटॉप सेल करते हैं, वो एक तरीके का बिजनेस करते हैं। तो अब ये समझते हैं कि उनके पास लैपटॉप कहाँ से आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो घर पर गए, लैपटॉप बनाया और बस दुकान पर लेकर आ गए और सेल कर दिया। ऐसा नहीं है। वो लोग लेकर आते होंगे डिस्ट्रीब्यूटर से, मार्केटर से, लैपटॉप परचेस कर लाते होंगे। ठीक है, तो अब उनके पास कहाँ से आए? मार्केटर्स के पास कहाँ से आए? डिस्ट्रीब्यूटर के पास लैपटॉप कहाँ से आए? उनके पास कंपनी से आते हैं। कंपनी के पास लैपटॉप कहाँ से आए? वो खुद बनाती होगी या फिर वो असेंबल करती होगी। खुद बनाती होगी से मतलब लैपटॉप में जो स्क्रीन लगती है, लैपटॉप में जो मदरबोर्ड लगता है, ये जो प्लास्टिक लगती है लैपटॉप को बनाने के लिए, जो सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं लैपटॉप को बनाने के लिए, वो इनपुट हुआ, है ना। उन्होंने भी कहीं से इनपुट किया। अब ये जो स्क्रीन है वो भी, उसका भी कोई और मैन्युफैक्चर होगा, है ना। मतलब आप सप्लाई चेन समझ रहे हैं। एक लैपटॉप को बनाने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सबसे पहले ये जो प्लास्टिक की स्क्रीन बनती होगी या फिर जो भी ग्लास की स्क्रीन बनती होगी, पहले ग्लास का अरेंजमेंट होता होगा, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता होगा। आपकी लैपटॉप के स्क्रीन के साइज के या फिर आपके फोन के स्क्रीन के साइज से उसको शेप दिया जाता होगा। फिर उसके बाद उसको वो लोग इम्पोर्ट करते होंगे, फिर उससे वो लैपटॉप में फिट करते होंगे या फिर फोन में फिट करते होंगे, जो भी उनका प्रोसेस हो। तो एक चीज को बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि बस मैं गई, मैंने सोचा कि मैं ये फोन बनाती हूँ, मैं घर पे फोन बनाकर ले आई। नहीं, एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये पूरा होता है, तब जाकर आपकी नीड्स, मतलब कि हम लोगों की नीड्स पूरी होती हैं लैपटॉप की, फोन की। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, कपड़े का एग्जाम्पल ले लीजिए, चश्मे का एग्जाम्पल ले लीजिए, पेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। तो ये सारे बिजनेस है। मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम जो स्क्रीन बना रहा है वो भी बिजनेस कर रहा है, जो मदरबोर्ड बना रहा है वो भी बिजनेस कर रहा है, जो लैपटॉप कंपनी बना रही है वो भी बिजनेस कर रही है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे लैपटॉप चाहिए था तो मैं डायरेक्ट सैमसंग का लैपटॉप चाहिए था, या फोन चाहिए था तो मैं डायरेक्ट सैमसंग के शोरूम पर जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पर गई और मैं लेकर आई। नहीं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां से फिर ट्रांसफर होती होगी उनकी फिनिशिंग प्लेस पर, जहाँ पर वो लोग क्वालिटी चेक करते होंगे कि हाँ प्रोडक्ट सही है या नहीं है। फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास अलग अलग स्टेट में जाता होगा, अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से शॉपकीपर्स के पास जाता होगा, फिर आपके पास आता है। ठीक है, तो आपके चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 का आपका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, करेक्ट। तो हम उसका पूरा मतलब कि मतलब समझेंगे कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ये सभी हम लोग समझेंगे और इससे बहुत कुछ ज्यादा समझेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में आपका पहली लाइन लिखिए, ऑल ह्यूमन बींग्स whether they may be require different types of goods and services to सेटिस्फाई देयर नीड्स। मतलब कि हमने लैपटॉप के एग्जाम्पल से पहला यही समझ लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, क्योंकि हमारी नीड होती है, हम जरूरत नहीं है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं होगा।
आप खुद ही सोचो ना, आप जिस चीज की डिमांड नहीं है वो सप्लाई होके क्या करेगा, है ना। लैपटॉप अगर कोई यूज करना ही बंद कर देगा तो लैपटॉप फिर क्यों बनेंगे, लैपटॉप बनाने वाला ही बंद कर देगा, वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो वही बोल रहे हैं कि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स को कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होती है अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। जैसे मुझे लैपटॉप की जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है, क्यों, क्योंकि इस कारण से मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ और इसी कारण से ही आप लोग पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। If we look around, we observe people require different types of products and services to satisfy their needs. कैसे हम परचेज करते हैं, फिर आगे लिखा है वही जो मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया, वही ये लोग बता रहे हैं कि आप फिजिकल भी परचेज कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिकली परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी वेराइटी होती है शॉप्स की सेल की जो ऑफर करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटी, फिर आपको जो चूज बेटर लगता है वो आप परचेज करते हो। आप फोन खरीदने अगर कभी गए हो उस पे शॉप पर, या फिर आपने ऑनलाइन भी शॉपिंग करी है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ एक फोन दिखाया और आप परचेज कर कर आ गए, भैया और दिखाइए, हमारे बजट में दिखाइए, इस बजट में और कौन कौन से फोन है, इस बजट में कौन कौन से फोन की वेराइटी है ना। तो यही सब चीजें हैं। फिर बाद में आगे आपकी बुक बोलती है, हैव यू वंडर्ड हाउ डू दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल इन द मार्केट। कैसे करते हैं अवेलेबल, वही एक सेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल रहते हैं, एक अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, अभी के लिए आप समझ लीजिए कि बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है, जैसे कि प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो फिर कंज्यूमर्स की नीड होती है, फिर उनकी जो डिमांड होती है वो इस तरीके से सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो अभी जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो प्रोडक्शन एंड सेल है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें जो बिजनेस है वो एक बहुत ही सेंट्रल है हमारी जिंदगी का। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जरूरी हैं, पर बिजनेस सभी में ही है। बिजनेस एक सब सारी सारी चीजें बिजनेस के अराउंड है, मतलब ये बिजनेस है और एक बाकी सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी सारी चीजें जरूरी नहीं है, जरूरी हैं, पर और बाकी सारी चीजों में बिजनेस इन्वॉल्व है। जैसे कि स्कूल है, स्कूल में अगर आप फीस नहीं दो तो स्कूल वाले आपको पढ़ने देंगे क्या, नहीं पढ़ने देंगे, इसमें भी बिजनेस आ गया। क्यों, आप फीस नहीं दोगे तो वो अपनी टीचर्स को सैलरी कैसे देंगे, उनका जो और एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका एक्सपेंस है वो कैसे पूरा करेंगे, है ना, प्रॉफिट कैसे करेंगे। कॉलेजेस है, कॉलेजेस में भी यही रहता है। हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में अगर आप पेमेंट नहीं करोगे या फिर पहले एडवांस करवा लेते हैं वो लोग कि आप इतना एडवांस कर दीजिए, सर्जरी होनी है, आप पैसे नहीं दोगे तो सर्जरी करेंगे क्या, वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है। रिलीजियस बॉडी है, मंदिर है, मंदिर में भी आजकल आप लोगों ने सुना होगा पैसे देके दर्शन करते हैं, आप 500 रुपए दीजिए, आप 1000 रुपए दीजिए, हम आपको आगे लाइन में खड़ा कर देंगे। तो बिजनेस आप, अब आप खुद ऑब्जर्व करिए, ये आपका होमवर्क है कि बिजनेस जो है ना, आप सुबह से उठते हो और रात को सोते हो, हर एक स्टेप में बिजनेस इंक्लूड है, ठीक है। तो वही आगे ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस जो है वो एक मेजर एक्टिविटी है, प्रोडक्शन और सेल होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, बिजनेस एक सेंट्रल आइडिया है, सो एंड सो भी, ये सारी चीजें भी जरूरी हैं, हमारी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, पर जो बिजनेस है वो सेंट्रल एक्टिविटी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है। अभी हमने लैपटॉप के एग्जांपल से समझा, एक प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। अगर आपकी फोन की स्क्रीन है, सबसे पहले स्क्रीन बनेगी, पहले ग्लास आएगा, फिर उसकी फिनिशिंग होगी, फिर उसमें लगेगी, फिर फोन मैन्युफैक्चर होगा, फिर बिजनेस की एक्टिविटी, बिजनेस खत्म कहाँ पर होगा, जब आप फोन ले लोगे, मतलब प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक, ठीक है। बिजनेस ऐसा नहीं है कि बस मैंने फोन बना के घर पे रख लिया और हो गया बिजनेस, नहीं, फोन बना के घर पे रख के क्या करूंगी। बिजनेस का एक सेंट्रल एम है, एक मेन एम है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए जो लॉस में चल रहा हो, आप 1 साल चलाओगे, 2 साल चलाओगे, तीसरे साल आप उसको कवर अप करने की कोशिश करोगे, क्योंकि बिजनेस का मेन एम ही है प्रॉफिट कमाना। बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता और कोई बिजनेस चलाएगा भी नहीं बिना प्रॉफिट के, ठीक है। तो बिना प्रॉफिट के हो गया तो वो एक तरीके से फिलेंथ्रॉफी हो गई ना, एक तरीके से चैरिटी हो गई, वो बिजनेस नहीं हुआ, ठीक है। मेकिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट रीच द कस्टमर इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ स्टेप, वही हमने लैपटॉप और फोन के एग्जाम्पल से समझा। The work of production of goods is covered under industry and remaining activity belong to commerce. अब इंडस्ट्री क्या होती है, कॉमर्स क्या होती है, देखिए चैप्टर का नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस का मतलब है जहां पर एक्टिविटी हो खरीदने और बेचने की, प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन हो, सेल हो, एक्सचेंज हो। बिजनेस में आपको आंसर राइटिंग, जब आप आंसर लिखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको फोकस देना है
बिजनेस होती है विथ द एम टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। बिजनेस एक लार्ज स्केल पे भी हो सकता है, छोटे स्केल पे भी हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री है, अदानी इंडस्ट्री है, और भी आप किसी के भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, वो सारे क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो वो एक लार्ज स्केल भी इंडस्ट्री हो सकती है। और आप एक पेटी मर्चेंट शॉप पर आप जाकर देख सकते हो, जो किराना मर्चेंट है, जो कि आपकी सब्जी भाजी रखते हैं या फिर आपकी दाल चावल वगैरह रखते हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस कोई भी स्केल पर हो सकता है, लार्ज स्केल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बिजनेस का एक मेन सेंट्रल आइडिया होता है प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब आते हैं ट्रेड पे। ट्रेड क्या होता है, सिंपल होता है, खरीदना और बेचना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं ट्रेड के लिए मैन्युफैक्चरिंग ही कर रही हूँ। मुझे आज जैसे मैंने टायर का बिजनेस किया, ठीक है, तो मैं कहीं से टायर लेकर आ जाऊंगी, टायर जो गाड़ी में लगते हैं टायर, फिर मैं उसको बेच दूंगी। मतलब खरीदने और बेचने का एक छोटा सा, छोटे स्केल पर ट्रेडिंग कंपनी जो होती है, आपने बहुत सारी जगह पे बोर्ड भी लगे देखे होंगे, राम ट्रेडिंग कंपनी, श्याम ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। तो उनका ट्रेडिंग का व्यापार रहता है, खरीदने और बेचने का। वो एक स्केल उनका ज्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब कंपेयर टू बिजनेस, ठीक है। अब होता है बिजनेस समझ लिया, ट्रेड समझ लिया, अब आते हैं हम कॉमर्स पे। कॉमर्स जो है वो एक बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आप ऐसा समझिए कि आप जब 11th में आए होंगे तो आपको ये बोला होगा कि आप क्या लेना चाहते हैं, आप मैथ्स लेना चाहते हैं, आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, या फिर आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं। आपको ये तो नहीं बोला होगा कि आप ट्रेड लेना चाहते हैं क्या, या आप बिजनेस लेना चाहते हैं क्या, ऐसा तो नहीं बोला होगा, कॉमर्स बोला होगा। तो कॉमर्स है ना, कॉमर्स में सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। बिजनेस की आइडिया के स्टार्टिंग से लेकर कौन कौन सी चीजें आपको बिजनेस में इफेक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी चीजों से आपके बिजनेस डिसीजन चेंज हो रहे हैं, है ना। और काफी सारी पॉलिसीज जो है, आप अपने अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करते हो, कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी कैसी होगी उससे आपके भी बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, आगे समझेंगे इस चीज को, ठीक है। तो जो कॉमर्स है वो एक बहुत ही वाइड स्केल में है, कोई छोटा मोटी चीज नहीं है कॉमर्स, ठीक है। इन नशल वी कॉल देम बिजनेस, विच इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस भी बहुत ज्यादा एक वाइड टर्म में यूज होता है, पर उससे ज्यादा बड़ा है कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स में आप कह सकते हैं कि बिजनेस इंक्लूड होता है, क्योंकि कॉमर्स में बिजनेस के अलावा और सारी इंडस्ट्री भी जुड़ जाती है, ठीक है। जैसे कॉमर्स में कि आपके बिजनेस के अगर कोई और डिसीजन लेता है, अगर कोई और सेक्टर डिसीजन लेता है, तो उस डिसीजन का आपके बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें भी कॉमर्स में इन्वॉल्व होती हैं। जबकि बिजनेस में सिर्फ बिजनेस ही इन्वॉल्व होता है, कॉमर्स में बिजनेस से जुड़ी हुई और सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्री पे आते हैं। इंडस्ट्री तो आपको पता ही होगा, जैसे नाम से समझ में आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, सर्विस इंडस्ट्री होती है, क्लॉथ इंडस्ट्री होती है, प्लास्टिक इंडस्ट्री होती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर सेक्टर कि आप किस में काम कर रहे हैं। ग्लास इंडस्ट्री होती है, ठीक है, गोल्ड इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें। अब आते हैं हम, अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप मुझे कमेंट में अपने डाउट्स लिखकर भेज सकते हैं। अब आते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, वही मैं फिर से बात रिपीट करूंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, मतलब जिससे हम अपना लाइवलीहुड मैनेज करते हैं, मतलब कि पैसा। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिना पैसे की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस में भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बिजनेस भी एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी प्रॉफिट से रिलेट करती है, तो इस कारण से बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, वही जो बिजनेस में होता है। प्रॉफिट आप कैसे अर्न करोगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप वही वो एक्टिविटी करके जिससे आप अपना दिनचर्या चला सकते हो। कैसे चलाओगे? प्रोडक्शन से, परचेज से, कंजम्पशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, सारी ही चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होती हैं। कैसे? प्रोडक्शन आप करोगे किसी चीज का, फिर वो कोई उसको परचेज करेगा, है ना, फिर उसका पहले डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपने जैसे, मैंने आज एक फोन की मैन्युफैक्चरिंग है मेरी, तो मैं पहले प्रोड्यूस करूंगी फोन को, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, है ना, मार्केटर्स को, जैसे मैंने अभी आपको पिछले पहले एग्जांपल दिया था। फिर उसमें एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा, मनी का एक्सचेंज होगा, है ना, कि कोई, मैं किसी को ऐसी, अपना जो प्रोडक्ट मैंने बनाया वो ऐसी किसी को थोड़ा ना दे दूंगी, पैसों का एक्सचेंज करूंगी।
पैसों का एक्सचेंज होगा। फिर उसके बाद कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई चीज बना रही हूँ, उसका कंजम्पशन ही नहीं हो रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो कंजम्पशन से आ रहा है ना, पैसा तो एंड कस्टमर से आ रहा है, पैसा तो मैं दे रही हूँ ना सैमसंग को फोन खरीदने का। मैन्युफैक्चरिंग तो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं दे रहा है ना। डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको तब देगा जब उसके आगे से पैसा आएगा। सेलर के पास भी पैसा आएगा, फिर वो आगे ऑर्डर क्रिएट करेगा कि हाँ मेरे 100 फोन बिक गए हैं, चलिए आप 100 फोन और लेकर आइए, है ना। अल्टीमेटली पैसा कहाँ से आ रहा है? अल्टीमेटली पैसा हम लोगों से आ रहा है। तो कहते हैं ना, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये वाला जो ग्राफ है वो समझ में आ गया है आप लोग, और इसको देख लीजिएगा। कुछ आपके डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो उसके बाद ये आपके छोटे छोटे बॉक्स में 2 लिखे हैं, डिवीजन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इनकम होती है, डिवाइड होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, नॉलेज और एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। कोई भी बिजनेस हो वो लैंड के बिना नहीं हो सकता। जमीन पे ही आप बिजनेस करोगे, उसमें लेबर भी चाहिए आपको। लैंड, लेबर, कैपिटल, सबसे बड़ी बात, पूंजी ही नहीं होगी तो बिजनेस क्या होगा? बिजनेस की स्टार्टिंग ही पूंजी से होती है। एंटरप्रेन्योरशिप करने वाला होना चाहिए, है ना। और नॉलेज होनी चाहिए। अगर मुझे नॉलेज है नहीं है और मैं फोन की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दूं तो नहीं कर पाऊंगी मैं। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। उससे क्या होता है? सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फेक्शन होता है नीड्स और वांट्स का, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उनका सेटिस्फेक्शन होता है ना। स्टार्टिंग ही हमारी ज़रूरतों से हुई है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी का जो आप देखेंगे वो उसका फर्स्ट लाइन ही आपको ये दी गई है, ऑल ह्यूमन बीइंग wherever they may be require different types of goods and services to satisfy their needs। ठीक है, स्टार्टिंग ही नीड्स से हुई है। नीड्स नहीं होती, हमें जरूरत नहीं होती, तो ये सब चीजें नहीं होती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिजनेस का रोल इकोनॉमी में। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी मतलब होती है कुछ। इकोनॉमी में आपकी बिजनेस भी होगी, आपका ट्रेड कॉमर्स भी होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी होंगी, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट भी होगी, गवर्नमेंट आपकी बैलेंस शीट भी होगी, फॉरेन एक्सचेंज भी होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी होगा। ये सारी चीजें जो भी पैसे से रिलेटेड है, A to Z, जो भी चीज पैसे से रिलेटेड है और जो भी गवर्नमेंट की जो भी डिसीजंस हैं पैसे से रिलेटेड, सब कुछ आपका जो बजट हुआ, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुआ, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ, आपका बजट हुआ, वो सारा इकोनॉमी में आता है। ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत सारी जो स्कीम होती हैं, जैसे किसान मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, और ये जो वुमेन्स के लिए जो स्कीम्स होती है, चाइल्ड के लिए जो स्कीम होती है, एमएसएमई के लिए जो स्कीम होती है, A to Z सारी जो भी स्कीम होती है वो सारी इकोनॉमी के अंदर आती है। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें पैसे से रिलेटेड है ना। आप सोचो कि स्कीम कब बनती है? जब उसमें कुछ गवर्नमेंट फंड डालती है, पैसा डालती है, बजट के टाइम पर अनाउंस करती है ना कि हाँ हमने 100 करोड़ रुपए इस वाली स्कीम को दिया है, या 1000 करोड़ रुपए इस वाली स्कीम को दिया है। ठीक है, पैसे से रिलेटेड है ये सारी चीजें। तो अब आगे हम ये समझते हैं कि बिजनेस की शुरुआत कहाँ से हुई। बिजनेस रोल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मतलब कि इकोनॉमी को डेवलप करने में बिजनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस कारण से ही आप देखते होगी कि कुछ सालों से मेक इन इंडिया, है ना, मेक इन इंडिया, बिजनेस बढ़ाइए। बिजनेस कैसे हो सकता है? बिजनेस माइंड डेवलप करिए। इस कारण से ही अभी थोड़े दिनों पहले आपने भी सुनने में आया होगा कि स्कूल में कुछ बच्चों को 1000 या 100 रुपए दिए हैं कि आप बिजनेस करिए। आपको सेंस ऑफ बिजनेस डेवलप होना चाहिए। अगर आप बिजनेस फैमिली से आते हैं और बिजनेस फैमिली से नहीं भी आते हैं, तो एक सेंस ऑफ बिजनेस आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, तभी से आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे। बिजनेस एक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बिजनेस से आप अपनी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही सकते हो, साथ में कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इस कारण से इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। हम किसी और देश की इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं होंगे। अगर हमारी देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी, वो कैसे हो सकती है? बिजनेस से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से। ठीक है, स्ट्रांग गवर्नमेंट स्कीम से। जो निचले तबके का आदमी है, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा तब तक की इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं होगा। और वो कैसे स्ट्रांग होगा? जब तक उनको उनके पास पैसा पहुंचेगा। पैसा कैसे पहुंचेगा? एम्प्लॉयमेंट से। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी? इंडस्ट्री से, बिजनेस से। ठीक है, आप छोटी मोटी शॉप से आप 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दोगे, आप 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दोगे, उससे क्या होगा? जब तक एक लार्ज सेट ऑफ इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी किसी जगह पे, तब तक उस जगह पे उस जगह का ग्रोथ नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड होगा उस जगह का। ठीक है, तो आते हैं हम बिजनेस पे। बिजनेस कोई आजकल की ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है कि 50 60 100 पुरानी
100 साल पुरानी मतलब उससे बिजनेस चला आ रहा है। हम अपने बिजनेस की जो ट्रेसेस है वो हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब कि जब से आदि मानव आए थे तब से हम ट्रेस कर सकते हैं। आपने सोचा होगा, सुना होगा, वास्को डी गामा यहाँ पर आए थे, है ना, और हमने सिल्क रूट कैप्चर किया था, अगर आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो। ये सारे वास्को डी गामा ये सब आए थे, ये सब लोग क्यों आए थे? बिजनेस, पैसे की खोज में, ठीक है। एक टाइम पर जो हमारा इंडिया था वो स्वर्ण द्वीप, सोने की चिड़िया उसको कहा जाता था। एक टाइम पर हमारा जो इंडिया था वो ग्रीक से ट्रेड सरप्लस में था, मतलब कि हमारे से एक्सपोर्ट ज्यादा होता था और इम्पोर्ट कम होता था। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि एक्सपोर्ट 1000 रुपए का होता था तो इम्पोर्ट 100 रुपए का होता था। इसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस, जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी देश का अगर ट्रेड सरप्लस है, अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है और इम्पोर्ट कम है, तो ये आपके देश की इकोनॉमी के लिए, आपके देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही ग्रीन सिग्नल है, कहते हैं ना, ग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, आगे क्या बोलता है कि बिजनेस में ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, जो एक मतलब वाइटल रोल प्ले करता है। पहले की क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंडिया की एक पास्ट हिस्ट्री रही है ट्रेडिंग एक्टिविटी में, ठीक है। ये सब है, हमको इसके ट्रेसेस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिल जाते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी हमारी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी को चलाने के लिए रही है शुरू से ही, चाहे वो वाटर रूट रहे चाहे वो लैंड रूट रहे। वास्को डी गामा वाटर रूट से आए थे, तो सिल्क एक्टिविटी होती थी, सिल्क जो चाइना से सिल्क जाती थी वो लैंड रूट से होती थी, है ना। तो ये बिजनेस कोई आजकल का नहीं है कि 50 साल पुराना है, 100 साल पुराना, बहुत सालों पुराना है बिजनेस। सिल्क रूट वही ये बता रहा है कि प्रोमिनेंट था आर्कियोलॉजिकल टाइम का इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड कम्युनिटीज फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, आगे है कि गुड्स वर ट्रेडेड बोथ इंटरनली, हमारे मान लीजिए विद इन इंडिया में भी होता था और फॉरेन लैंड में भी होता था। सरप्लस इनकम, जो मैंने आपको सरप्लस, ट्रेड सरप्लस का बताया, क्योंकि पहले हम ट्रेड सरप्लस में रहते थे। जो हमारी यवन प्रिया, जो हमारे मसाले थे ना, जो स्पेशली काली मिर्ची और जो हमारे मसाले जो थे वो ग्रीक्स को बहुत पसंद आते थे, क्योंकि वहां पर मेनली नॉन वेज बनता था, तो नॉन वेज में मसालों का ज्यादा रोल रहता है। तो इस कारण से हम लोग एक्सपोर्ट करते जाते थे, तो इस कारण से ट्रेड सरप्लस में आ गए थे हम लोग। और इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये भी पाया जाता है कि जो जिन मिट्टी के घड़ों में जो सामान रखकर जाता था वो वहां पर मिले हैं और वहां की करेंसी इंडिया में पाई गई है। और ऐसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं जो अभी तक डेसिफर ही नहीं हुए हैं। अभी ये सोचिए कि अभी तक जो चीज डेसिफर हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इतने ट्रेड सरप्लस में थे, हमारी इतनी, मतलब कहते हैं ना, ग्लोरियस हिस्ट्री रही है हम लोगों की, हम इंडियंस की। तो सोचिए आगे जो चीजें डेसिफर होंगी उसमें फिर हम लोग कितने झंडे गाड़ेंगे, ठीक है। कि सरप्लस इनकम होती थी, फिर उससे क्या होता था, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी, पीपल एंगेज रहते थे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। कैसे? एग्रीकल्चर से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब कि पशुपालन, कॉटन की वीविंग हुई, मतलब कि जो आपकी कॉटन हुई, रुई हुई, कॉटन के क्लॉथ होते हैं, फैब्रिक बनाना, क्ले पॉट्स, यूटेंसिल्स वगैरह, ये सब भी होता गया। क्यों होता गया? कि पैसा आया, सरप्लस हुआ, पैसा आया तो लोगों ने बोला कि ठीक है तुम ये काम कर रहे हो तो मैं ये काम कर लूं। अगर सभी लोग गेहूं उगाने में लग जाएंगे तो बाकी और जो अपन कपड़े पहन रहे हैं, जो और हम और सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो कौन करेगा? तो इस कारण से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हुआ कि ठीक है भाई, अब तुम एग्रीकल्चर में हो तो तुम गेहूं उगा लो, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा आएगा, हम कुछ और चीज कर लेते हैं, हम कपड़े बना लेते हैं। पैसा तो है, पैसा तो कहीं से आ ही रहा है ना, हम भी कपड़े बनाएंगे, हम भी उसको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, तुम भी खुश हम भी खुश, सभी लोग ये चीजें एक ही काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? फिर हमको किसी और इकोनॉमी पर डिपेंड होना पड़ेगा। बात तो वहीं की वहीं आ गई, फिर हमारा इम्पोर्ट बढ़ेगा, कोई मतलब नहीं है। इस कारण से तो पैसा आया, पैसे से और ज्यादा और इकोनॉमिक एक्टिविटी के रास्ते खुले, ठीक है। फैमिली बेस्ड वर्कशॉप्स, मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता था इकोनॉमिक लाइफ के लिए, ठीक है। मनी वॉज चैनलाइज इनटू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, फिर उसके कारण से इन्वेंशन हुआ बैंकिंग सिस्टम का, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम का। क्यों हुआ? आपने आज एक्सपोर्ट किया, ठीक है, आपने आज अपना जो आप मान लीजिए कि आपने आज मिर्च मसाले एक्सपोर्ट किए, वहां से पहले के जमाने में तो यूपीआई वगैरह होते नहीं थे, है ना, वहां से पैसे आने में देर लग गई। अब उस टाइम पीरियड में आप क्या करेंगे? आज जैसे मैंने आज अपना जो माल है वो एक्सपोर्ट कर दिया, अब मेरे पैसे आएंगे वहां से, पानी के रास्ते से जाएगा, फिर वो लोग उसको डंप करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर वहां से पैसे आएंगे। इस दौरान करीबन 15-20 दिन, 1 महीना लग जाता है। तो
1 महीने के लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड ही है ना। क्योंकि अगर मैंने जैसे आज 1000 रुपए का माल इम्पोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया मैंने 1000 रुपए का माल, वहां से मेरे 1000 रुपए आने हैं, तो उस बीच में मैं क्या करूंगी, उस 1 महीने में मैं क्या करूंगी। तो ऐसे ही हुआ बैंकिंग सिस्टम का। तो मैंने बोला आप लोग जैसे जैसे मान लीजिए मैंने एक्सपोर्ट किया, तो उसमें से आपको ये आया, ठीक है मैडम, आपके पास जब तक पैसे नहीं आ रहे हैं तब तक मेरे पास ये कुछ 1000 रुपीज एक्स्ट्रा है, आप ये रख लीजिए, और जब आपके पैसे आ जाए तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा, उसके बदले आप मुझे कुछ इंटरेस्ट दे दीजिएगा, क्योंकि आप भी तो मुझे पैसे दे रहे हो। तो मैंने आपको 1 महीने का इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है चलो, मैंने कहा कि मेरा काम तो हो ही रहा है, जितने का मैं 5% का इंटरेस्ट दूंगी उतने तो मैं 50% का एक्सपोर्ट करके वहां से कमा लूंगी, है ना। तो इस कारण से ऐसे ही बेसिक से हमारा बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। फिर आगे चलते हैं, बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ तो फिर क्या हुआ। अब जैसे वहां से पैसे लेके आने हैं, तो अगर कोई पैसे लेके आएगा, तो आपने सुना होगा समुद्र के लुटेरे, लूटा पार्टी पहले भी होती थी, शुरू से ही होती है। अब उसके लिए क्या करें, बहुत स्मार्ट थे पहले के जमाने के लोग। तो डेवलपमेंट हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, मतलब कि हुंडी का। उसमें हुंडी में क्या होता है कि एक रिसिप्ट होती है, आप उसको दिखा दो तो आपको पैसे मिल जाएंगे, मतलब कि आपको कैश जो है वो कैरी नहीं करना पड़ेगा, आप बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। पहले के जमाने का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता था। तो उसके हुंडी अगर आपके पास है तो आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा, आप वहां पर दिखा दो तो कोई आपको उतने पैसे दे देगा, जहां पर भी आप दिखा दोगे, जो भी उनका अरेंजमेंट रहता होगा वो सब। फैसिलिटी होती है ट्रांसफर की, एक एक आदमी से दूसरे आदमी को कैसे पैसे ट्रांसफर जहाँ हो सेफली। तो इस कारण से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ। जैसे आज के जमाने में चेक, पहले के जमाने में अभी चेक होता है, अभी तो यूपीआई हो गया है, चेक हुआ, डिमांड ड्राफ्ट हुआ, ये भी तो ऐसे ही होता है, जो चेक पे आप ऊपर आपने देखा होगा पे कर देते हैं, अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। अगर चेक खो भी जाए तो बियरर को नहीं मिलता, मतलब जैसे कि आपका चेक खो गया और मुझे मिल गया, तो मैं बैंक में जाके उसको एनकैश नहीं करवा सकती, क्योंकि वो आप ही के अकाउंट में जाएगा। ऐसे कहते हैं ना, ऊपर 2 लाइन क्रॉस में करते हैं, वो वाली। वही बोल रहे हैं कि एक एग्जाम्पल है हुंडी का, चिट्टीज का, जो साउथ इंडिया में यूज होता है, ठीक है, इंडिया तो है, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो। उससे क्या होता है, मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में फैसिलिटेट हो जाती है। इसमें वारंट होता है, आप हुंडीज के बारे में बता रहे हैं कि एक वारंट होता है, मैंने आपको बताया ना, एक पेपर होता है जिसमें प्रॉमिस होता है कि हाँ ये सम मैं 2000 रुपए या 3000 रुपए किसी को दूंगा या आपको दूंगा, है ना, ऐसा करके एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, अनकंडीशनल होता है। फिर आगे बोलते हैं, वाई देर इज अ नीड टू क्रिएट इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हुंडीज की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। वही मैंने आपको बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवलिंग होती थी, आपको दूसरे देश जाना है, समुद्र के रास्ते जाना है, तो रॉबरी का, चोरी का डर रहता था, इस कारण से होता था। हुंडीज का मतलब क्या होता है, टू कलेक्ट, उसमें एक लिखा रहता है कि सेफ ट्रांसफर ऑफ मनी, नहीं आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया है वही है, कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस कारण से ये क्रेडिट का बैंकिंग सिस्टम है ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का इमरजेंस हुआ, लोन का इमरजेंस हुआ, कि ठीक है भैया तुम्हारे पैसे आने में, तुमको 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए आने हैं, तुमको आने में टाइम है, तो ठीक है तुम मेरे से ले लो तब तक क्रेडिट पे, उधार पर ले लो, उसके बदले में तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, ठीक है। फिर उससे कमर्शियल ऑपरेशन बढ़ा, ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें ये सब टर्म्स वगैरह दी हुई है, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वही बोलते हैं जो अभी हमने पढ़ा, कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है शुरू से ही फेवरेबल रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड के, जहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इम्पोर्ट से, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रेडर्स को, इन सबको बेनिफिट होता है। फिर उसमें क्या है, वही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कमर्शियल जो बैंक्स है, जो क्रेडिट सिस्टम है, बाद में इवॉल्व हुआ, जिस कारण से हमारे ट्रेड और जो कॉमर्स फैसिलिटी है उसको और भी मतलब स्ट्रेंथन हुई ना, कि ठीक है आपको पता है कि आपको पैसा कहीं से मिल जाएगा तो आप और अच्छे से बिजनेस कर पाओगे, ठीक है। क्रेडिट हमको मिलता है, शॉर्ट टर्म पर भी मिलता है, लॉन्ग टर्म पर भी मिलता है, छोटे उसके लिए 15 दिन के लिए भी बोलो तो बैंक लोन देगी, या फिर कोई आपका फ्रेंड लोन देगा, या फिर आप कोई मर्चेंट से लोन ले सकते हो। लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी होता है प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। फिर उसके बाद बता रहे हैं एशियन टाइम्स में कौन कौन से ट्रेड सेंटर थे, जैसे कि पाटलिपुत्र है, तक्षशिला आज की तारीख में पाकिस्तान में है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली है ना, उज्जैन हमारा है, कांची नीचे साउथ इंडिया में है, मिथिला है। और एक्सपोर्ट सेंटर कौन से रहे, जहाँ से एक्सपोर्ट होता था, मैंने बताया ना भी स्पाइसेस, ग्रीस को हमारी स्पाइसेस बहुत पसंद थे, स्पाइसेस का, वीट का, शुगर, इंडिको, नील, अफीम, सीसम ऑयल, तिल्ली का तेल,
पैरेट वगैरह ये सब लाइव एनिमल वगैरह ये सब एक्सपोर्ट होते थे। इम्पोर्ट क्या होते थे? हॉर्सेस होते थे। चाइनीज प्रोडक्ट्स तो अभी भी होते हैं। चाइनीज सिल्क वगैरह, सिल्क चाइना से आती थी, तभी सिल्क रूट को हम कैप्चर करते थे। क्योंकि आप अगर मैप देखोगे तो इंडिया यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे है, तो वो लोग यूरोपियंस को ट्रांसफर करते थे। चाइना यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, यूरोपियन यहाँ पर है। तो चाइना से यूरोप जाता था, बीच में हम लोग पढ़ेंगे, इंडिया पढ़ेगा ना, तो सिल्क रूट को कैप्चर करते थे। आपने सुना होगा हिस्ट्री में राजा कनिष्क है ना, उन्होंने सिल्क रूट को कैप्चर किया था। कश्मीर से बिलोंग करते थे राजा कनिष्क। देवर ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे टाउन्स भी डेवलप हुए। पोर्ट टाउन मतलब कि जो हार्बर के पास में जो टाउन बसता है, मतलब कि जो समुद्र किनारे जो टाउन बसेगा उसको पोर्ट टाउन बोल दिया। मैन्युफैक्चरिंग टाउन जहाँ पर एक अलग अलग कर दिया कि ठीक है चलो ये वाला हार्बर के पास में, समुद्र के पास में है, जो जो भी लोग मतलब मर्चेंट एक्टिविटीज में है या फिर समुद्र से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी में, आप लोग इधर आ जाओ, तो उनका एक पोर्ट टाउन बन गया। मैन्युफैक्चरिंग टाउन बन गया। सेक्रेट सेंटर बन गया, मतलब कि अगर कोई मंदिर है, बहुत पॉपुलर मंदिर है, उसके आसपास जो लोग पंडित वगैरह रहते हैं उनकी फैमिली आ गई, ठीक है, तो वो एक सेक्रेट टाउन बन गया। पिलग्रमेज टाउन बन गया, जैसे कि आज के टाइम में उज्जैन है, वाराणसी है ना, रामेश्वरम है, ये पिलग्रमेज टाउन है। ठीक है। फिर जिनके एग्जिस्टेंस जो होती है वो प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज करती है, मर्चेंट्स की कम्युनिटी की, प्रोफेशनल क्लास। फिर आगे चलते हैं। वही मैंने बताया ना, बिजनेस एक मेन सेंटर है जिसके आजू बाजू में सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। बिजनेस नहीं होगा तो बहुत ज्यादा एक बुरा प्रभाव पड़ेगा और सब चीजों पे सारी चीजें रुक जाएंगी ना। आप देखो इसमें वही बता रहे हैं कि बिजनेस जो है उसी के कारण से डिफरेंट सेक्टर्स की ग्रोथ हुई है, ट्रांसपोर्टेशन की ग्रोथ हुई है, माल इधर से उधर ले जाना है, उधर से इधर लेकर आना है, तो उस कारण से कितनी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, आप जो भी ट्रक के थ्रू अगर लेकर जाते हो तो ट्रक इंडस्ट्री है। ट्रक किससे बनता है? जो लोहे से बनता है, लोहे की इंडस्ट्री आ गई। टायर की इंडस्ट्री आ गई, है ना। आप लेबर की, ड्राइवर की, क्लीनर की, ट्रांसपोर्टेशन, सोचो कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं बिजनेस से। बैंकिंग फैसिलिटी है, फाइनेंस है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, विच ग्रूज द प्रॉस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। With the active contribution of Indian traders and merchant communities, the Indian subcontinent was popularly known as, ये हमने पढ़ा पहले कि स्वर्णद्वीप या फिर स्वर्ण भूमि बोलते हैं। बहुत सारे ट्रेवलर्स आए हमारी, सोचो हम स्वर्ण भूमि मतलब कि हमारा इतना दूर दूर तक नाम था कि बाहर से ट्रेवलर्स आते थे इंडिया को स्टडी करने के लिए, इंडिया की फाइनेंशियल एक्टिविटी, इंडिया में क्या क्या चल रहा है वो स्टडी करने के लिए। मेगास्थनीज है, इन्होंने इंडिका बुक लिखी है, फाइयाना है, ह्यून सान है, इबन बतूता है ना, फ्रेंचमैन फ्रांसिस्को, ये सब आए इंडिया की स्टडी करने के लिए। ठीक है। दे रिपीटेडली रिफर टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री, उन्होंने बार बार बोला बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ लोग सोने चांदी दूध दही से नहा रहे हैं और ये हो रहा है, राजा बहुत खुश है, प्रजा बहुत खुश है, सो एंड सो, मतलब फुल 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 लोडेड विथ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। फिर बिटवीन फर्स्ट एंड सेवन सेंचुरी सीई, मतलब कि सीई मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद वाला पीरियड, एडी वाला, बीसी मतलब पहले वाला, फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी सीई के उसमें इंडिया जो था वो लार्जेस्ट इकोनॉमी था एशियंट और मिडाइवल वर्ल्ड में, कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 एंड 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ। तो कितनी बड़ी बात है, 1/4 एंड 1/3 पूरी जो भी संसार है, वर्ल्ड की वेल्थ हम कंट्रोल करते थे, 1/3 एंड 1/4। ठीक है। फिर उसके बाद आगे ये चीजें हैं, फर्स्ट एडी में 32% का कंट्रीब्यूशन था, फिर 1000 एडी में आके भी 32% हुआ, फिर 1500 में कम होता गया, धीरे धीरे कम होता गया, फिर मुगल्स वगैरह आते गए, है ना। जो बाबर है, बाबर का आना हुआ, फिर उसके बाद अकबर वगैरह ये सब आए, मुगल्स वगैरह आए, फिर उसके बाद 1600 के अराउंड ब्रिटिशर्स आ गए। फिर उसके बाद आप ये देख रहे हो मैप, 1700 में 25% था, सोचो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 32% से। 1700 तक आते आते 1600 के अराउंड ब्रिटिशर्स पहली बार आ गए थे, शायद जहांगीर के कोर्ट में आए थे पहली बार, आ गए थे। तो 25% होता गया, 1700 में 24 से, फिर 25, फिर 5, 10, देख रहे हो, फिर 9.22%, 5, फिर ये हमारी वेल्थ जो है वो ड्रेन होती गई। मतलब कहाँ हम एक्सेस प्रोडक्शन कर रहे थे। एक टाइम ऐसा आया ब्रिटिशर्स के जाने के बाद कि एक्चुअली में हमको खुद ही का ही पेट भरने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, बाद में आगे और समझेंगे। मेजर ट्रेड कौन से हैं? पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, है ना, इंद्रप्रस्थ जो आज का दिल्ली है, मथुरा है, वाराणसी है, ये सब लोग आप
पढ़ लेना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, उसमें से समझाने वाला कुछ नहीं है। ये ट्रेड है, कहाँ से क्या क्या होता था। सूरज तो आज भी टेक्सटाइल के लिए बहुत मशहूर है ना, डायमंड के लिए, टेक्सटाइल के लिए आज भी बहुत मशहूर है। ये है मदुरई, कावेरीपट्टनम, ताम्रलिप्ति, ये सब चीजें हैं, ये आप आगे पढ़ लीजिएगा। फिर अब क्या है, वही वाली चीज है, ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ब्रिटिशर्स कैसे आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार आई थी क्राउन से परमिशन लेके कि हम वहाँ पर ट्रेड करने जा रहे हैं। सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने यही बोला था कि हमें सिर्फ एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, हम यहाँ पर सिर्फ ट्रेड के पर्पज से आए हैं, हमें सिर्फ पैसा कमाना है और हमें आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ ट्रेड के लिए आना चाहते हैं। पर आए किस लिए, क्या क्या कहते ना कि उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, पैर रखा था, पूरे पूरे खुद ही बच गए एक टाइम के बाद। फिर इंडिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी यूज रेवेन्यू जनरेटेड बाय द प्रोवेंस। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हमारे प्रोवेंस जो थे, स्टेट्स को पहले प्रोवेंस बोलते थे, रजवाड़े जो थे उन पर कब्जा कर लिया। फिर उनका रॉ मटेरियल यूज करने लगे, उनका रेवेन्यू यूज करने लगे, कहने लगे कि हम आपकी प्रोवेंस को बाहर से जो फॉरेन एनिमी है उनसे हम रक्षा करेंगे, तो आप हमको पैसे दीजिए, है ना, आप हमारे सोल्जर्स की सैलरी दीजिए। मतलब कि हमारे जो हमारा पैसा था इंडिया का, उससे हम उनके सोल्जर्स की भी सैलरी दे रहे हैं, उनको भी सैलरी दे रहे हैं, बाहर भी पैसे जा रहे हैं, सब पूरा बर्बाद कर दिया। ठीक है। फिर क्या है, रेवेन्यू जनरेटेड बाय द प्रोविंस अंडर इट्स रूल फॉर द परचेजिंग। वो लोग क्या करते थे, जैसे रॉ मटेरियल इंडिया में प्रोड्यूस हुआ, इंडिया का रॉ मटेरियल कम में खरीदते थे। ठीक है, अगर जैसे कि 10 रुपए का मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको एक्सपोर्ट करते थे अपने देश में बना के, यूरोप में बना के, उसको वही 10 रुपए की चीज को वो 2000 में इम्पोर्ट करते थे। मतलब सोचिए कितना ड्रेन हो रहा है हमारी वेल्थ का। हमारा ही रॉ मटेरियल है, सब कुछ हमारा ही लगा है, पर जो चीज हम 10 रुपए में परचेज कर सकते थे वही चीज हम 2000 रुपए में परचेज कर रहे हैं। इस कारण से हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी चेंज हो गई। ये लिखा है कि दिस चेंज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस गुड टू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड बायर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद तो हमारे पास कुछ नहीं रहा था। ठीक है, सब बर्बाद हो गया था, फिर से हमको अपनी इकोनॉमी रीबिल्ड करनी पड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहा, अभी मैंने बताया कि हमारा ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट तो छोड़ो, हम खुद का पेट भर लें वही बहुत बड़ी बात है। इस कारण से ये सोशलिस्ट पैटर्न आया। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, सबके लिए होना चाहिए, कोई कंजर्वेशन ऑफ वेल्थ नहीं करेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा 2 रोटी है तो आप बगल वाले घर में 2 रोटी दे दो, कम से कम उनका पेट भरेगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 रोटी और लेकर रख लो। ठीक है, सेल्फ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इस कारण से ही हुआ कि एटलीस्ट बाहर तो एक्सपोर्ट करना छोड़ दूर रहा, हम जो लोग हमारे यहाँ भुखमरी से मर रहे हैं एटलीस्ट हम उनको रोक सके। ठीक है, इस कारण से हुआ सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग आई, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ कि ठीक है, सेंट्रलाइज मतलब जो सरकार ही फैसले लेगी, क्योंकि पहले एक बार गलती कर चुके थे कि बाहर के लोग आके सारा बर्बाद करके चले गए, तो सरकार ने इस बार बोला कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ही प्लान करेगी, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं होगी। जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब तब उन्होंने पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया, जो भी बड़े बड़े फैसले थे वो सरकार लेती थी, गवर्नमेंट लेती थी। अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है या फिर कुछ और इंडस्ट्री शुरू करनी है तो लाइसेंस राज रहता था, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और एक साल में गवर्नमेंट 5 लाइसेंस ही देगी या 10 लाइसेंस ही देगी, ऐसा कुछ रहता था। और बाहर वाले भी ज्यादा आकर, पहले तो ये था ना कि बाहर वाले भी ज्यादा आकर इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारी थिंकिंग तो हम डरे हुए थे ना कि एक बार हम बाहर वालों को अलाउ कर चुके हैं, कहीं दूसरी बार हमसे मिस्टेक नहीं हो जाए। इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था, भारत पाकिस्तान का अलग प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ें थी। आप लोग इसमें हिस्ट्री में पढ़ेंगे कुछ कुछ, अगर टॉपिक रिलेटेड अगर यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ठीक है, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस वर गिवन टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल, साइंस, स्पेस, न्यूक्लियर। स्पेस और न्यूक्लियर क्यों, पाकिस्तान की धमकी थी, यहाँ से चाइना था, तो हमको स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अपना करना ज़रूरी था, क्योंकि पता चला किसी ने आक्रमण कर दिया, हम इतने स्ट्रांग तो तब थे नहीं, तो हमको खुद ही सेल्फ रिलायंट होना था। तो मॉडर्न इंडस्ट्री आई, मतलब वो प्रोत्साहन दिया, साइंटिफिक चीज़ों को, इंस्टीट्यूट बने, आईआईटी बने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने। ठीक है, बट लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल नहीं थी, पैसा कहाँ था, कैपिटल नहीं थी, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, फाइनेंशियल हमारे सिस्टम बहुत वीक था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, कहाँ सारी बिल्डिंग वगैरह सब मुगल वगैरह सब तोड़ ताड़ के चले गए थे, कुछ नहीं था। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा था, डिफेंस पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमको डिफेंस तो अपना स्ट्रॉन्ग करना है। अगर पता चला कोई आक्रमण आके करेगा तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग।
ठीक है। फिर उसके बाद हाई फिजिकल डिफिसिट, पैसे फिजिकल डिफिसिट मतलब कि पैसे की आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रही है, फिजिकल डिफिसिट। कंटिन्यू डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि जितना आया उतना गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना कि आपको दोनों मैच करने पड़ेंगे, जैसे आप अपने अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं बैलेंस होने चाहिए, उसमें भी नहीं था। आ ज्यादा रहा था, जा कम रहा था, इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था। ठीक है, खर्चे ज्यादा थे, अर्निंग कम थी। इंटरनेशनल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेशनल कम्युनिटीज कॉन्फिडेंस इन इंडिया एबिलिटी टू मैनेज इट्स इकोनॉमी वाज सेवरली सीवियरली अफेक्टेड। नए नए आजाद हो, आपके पास कुछ है नहीं, तो कोई देश कैसे ही आप पे विश्वास कर लेगा। ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके 1991 आया, वहां पर हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा ही दर्दनाक स्थिति में आ गई थी। कहते हैं कि हमारे पास कुछ दिनों का ही रिजर्व था अपनी कंट्री को चलाने के लिए। फिर उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा थी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये तीन हमने इंट्रोड्यूस किए। प्राइवेटाइजेशन में इंट्रोड्यूस करना पड़ा हमको, क्यों? क्योंकि सब चीजें डिसीजन सरकार ही लेगी, लेजीज फेयर जिसको बोलते हैं हम, सब चीजें डिसीजन सरकार ही लेगी, तो प्राइवेट इकोनॉमी कैसे बूम करेगी? अभी आजकल ये देखो ना कि कितना सरकार ने अपना होल्ड कम कर दिया है। जितनी भी प्राइवेट बैंक थी, जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे, उसमें से भी गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग कम करती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देती जा रही है। गवर्नमेंट अकेली कितने ही लोगों को रोजगार दे देगी? अगर जैसे मैं अगर ठानती हूँ कि मैं 100 लोगों को रोजगार दूंगी, आप अगर मानते हो आप लोग 100 लोगों को रोजगार दोगे, तो हम मिलकर अगर बिजनेस कुछ खोलते हैं तो हम कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं? वहीं अकेली गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या क्या करेगी? अकेले फैसले लेगी, रोजगार लेगी, देखेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, क्या क्या करेगी? ठीक है। उसके बाद थ्री प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी आई, जिसे हम स्टेबलाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ग्लोबलाइजेशन। मतलब क्या होता है इन चीजों का, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। प्राइवेटाइजेशन तो वही प्राइवेट जो लोग हैं उनको बढ़ावा देना। लिबरलाइजेशन, कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, मतलब आना जाना, फॉरेन कंट्री से एक्सचेंज थोड़ा सा लिबरल कर दिया। उतना ज्यादा आप डंडा नहीं दिखाते थे कि आप इतना नहीं कर सकते, आप उतना नहीं कर सकते। ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन कर दिया, बाहर से भी लोग इजिली आ सकते हैं, आप लोग भी बाहर जा सकते हैं। ग्लोबल हो गया मतलब कि अब कोई कहते हैं ना, अब ओपन इकोनॉमी हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है। मतलब जैसे कि क्लोज इकोनॉमी नहीं है कि जैसे नॉर्थ कोरिया की क्लोज इकोनॉमी है, तो ग्लोबलाइजेशन नहीं है वहां पे। आप जो हम लोग हैं वो इजिली वहां पर जाकर ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड तो छोड़िए, आप वहां पर इजिली जा भी नहीं सकते। तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन, ओपन कर दिया। ठीक है। फिर उसमें एक इस कारण से एक मेजर चेंज एड्रेस हुआ, मेजर चेंज देखने को मिला बिजनेस और इकोनॉमिक सिनेरियो में। फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज, जिससे हमारी ग्रोथ को मोमेंटम हुआ 1991 में। फिर उसके बाद मेजर पॉलिसी चेंज आए, फिजिकल मॉनेटरी मतलब पैसे से रिलेटेड, ट्रेड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर का भी बूम हुआ, है ना। ये सब चीजें हैं। फिर आगे हम चलते हैं। फिर इमरजेंस हुआ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। वहां से पैसा आया, पैसा आना भी जरूरी था बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवर करने के लिए। जो हमारे पास फॉरेन करेंसी है वो हमारे रिजर्व में पूरी होनी चाहिए, है ना। फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर है, आरबीआई जो है वो अपने रिजर्व में यूएस डॉलर्स रखती है ना, कैश रिजर्व रखती है, डॉलर्स रिजर्व रखती है। क्यों रखती है? मनी को मेंटेन करने के लिए, जो हमारी रुपया है उसकी स्थिति को मेंटेन करने के लिए। अगर रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, मतलब अगर मार्केट में रुपया बहुत ज्यादा आ रहा है, आप ऐसे सोचो कि अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। मार्केट में बहुत ज्यादा टमाटर आ जाए तो टमाटर कोई नहीं पूछेगा। मार्केट में रुपया बहुत ज्यादा आ जाए तो रुपये की वैल्यू डाउन हो जाएगी, मतलब रुपया और बढ़ जाएगा, है ना। अभी जैसे 80 रुपया एक डॉलर का है, डॉलर बहुत ज्यादा, रुपया बहुत ज्यादा आ गया तो 100 रुपये हो जाएगा। तो इस टाइम पर क्या करेगी हमारी जो रिजर्व बैंक है, वो उस टाइम पर क्या करेगी कि रुपये को परचेज कर लेगी, और जो उसके पास जो रिजर्व है, जो फॉरेन करेंसी है, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देगी। तो पहले जो 1,000 100 रुपए मार्केट में थे, इंडियन रुपी 100 रुपए मार्केट में थे, अब वो 20 निकाल ली, तो 80 के 80 ही रहेंगे। ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, आप कमेंट में बता दीजिएगा कि नहीं समझ में आया है, तो मैं उसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप सो, पर आपको आ गया होगा। ठीक है। अब इससे और क्या हुआ, इनकम राइज हुई, सेविंग्स बढ़ी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हुई, कंजम्पशन हुआ। ठीक है। फिर ये सब हुआ, ग्रोथ सेक्टर हुआ, रैपिडली बढ़ा। फिर उसके बाद मेक इन इंडिया आया, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, स्किल इंडिया आया, डिजिटल इंडिया आया, एक्सपोर्ट धीरे धीरे हमने किया, सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड किया। ठीक है।
अब एक्टिविटी क्या है? डिड यू नोटिस हाउ बिजनेस प्लेज अ मेजर रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन एंड व्हाई बिजनेस इज रिगार्डेड एज बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। ये सारी ही चीजें जो मैं आपको अभी तक समझाती आ रही हूँ, उसमें जरूरी है कि आप लोग ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। आप लोग खुद इसको सोचिएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं मुझे इस क्वेश्चन के बारे में, आप लोग बताइएगा। इससे ये भी समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। इंटरेक्टिव सेशन बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हम बिजनेस में। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक टर्म है जो कि ड्राइव होती है बिजी से। बिजनेस मतलब है बिजी रहना। बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, ये देखिए इन विच, ठीक है, बिजनेस है रिफर टू एन ऑक्यूपेशन इन विच द पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटी। परचेज है, प्रोडक्शन है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। ये देखा, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। अभी हमने यही समझा ना कि बिजनेस क्या होती है। बिजनेस वही होता है जिसमें प्रोडक्शन हो, सेल हो, पैसे आए हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम जिससे पैसा कमा पाए। आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको। ये लोग आप इजिली, ये सब आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? इफ यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व दैट पीपल विल अंडरटेक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। फिर आता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम अभी थोड़ी देर पहले ही समझा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, उन एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं जिस कारण से हम अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर ले लीजिए, मैं मंदिर, एक मंदिर है, मंदिर में मैं खाना बांट रही हूँ, ठीक है। तो ये एक्टिविटी कौन सी हुई? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, क्योंकि मैं यहाँ पर चैरिटी कर रही हूँ, डोनेशन कर रही हूँ, फिलैंथ्रोपी कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मंदिर में खाना बांट रही हूँ, उससे लोगों का भला हो रहा है। मैं ये आउट ऑफ लव और सिंपैथी कर रही हूँ, मुझे उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर यही मंदिर के अंदर, बहुत सारे उसमें देखा होगा कि मंदिर के अंदर खाने पीने की दुकान रहती है, मंदिर के बाहर खाने पीने की दुकान रहती है, वहां पर भी मैं खाना ही बांट रही हूँ, पर उससे बदले में मैं पैसे ले रही हूँ। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। दूसरी वाली जो मैंने आपको बताई, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। खाना मैं दोनों एक्टिविटी में बांट रही हूँ, पर एक में मैं पैसे नहीं ले रही हूँ, दूसरी वाली में मैं शॉप चला रही हूँ, पैसे ले रही हूँ। पहली वाली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, जबकि दूसरी वाली जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, ठीक है। अभी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे हाउस वाइफ, हमारी मम्मियाँ हैं जो घर पर खाना बनाती हैं, ये सब करती हैं, सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसा तो नहीं ना मम्मी बोलती कि आज मैं तुम लोग के लिए खाना बनाया, चलो लाओ 100 रुपये निकालो सबकी सब, नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी फर्दर डिवाइड होती है कैटेगरी में, जैसे कि बिजनेस है, प्रोफेशन है, इकोनॉमी है। बिजनेस क्या होता है? अभी हम इतनी देर से यही समझते आ रहे हैं, प्रोडक्शन, सेल, मैन्युफैक्चरिंग करना। स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग करना मैन्युफैक्चरिंग से, मैन्युफैक्चर से, प्रोडक्शन से, सेल से, ये बिजनेस है। प्रोफेशन क्या होता है? अगर आपने कोई स्पेशलाइज डिग्री ली है, जैसे मैंने सीएस की डिग्री ली है, कंपनी सेक्रेटरी, किसी ने इंजीनियरिंग की ली है, किसी ने सीए की ली है, तो आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है, उससे आप अर्न कर रहे हो, तो वो एक प्रोफेशन हो गया। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जो एक लेबर है, एक स्टोर में मैनेजर है, उसके पास एक कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, वो 12th पास भी है, तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, ठीक है। अंदर समझ में आ गया? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जरूर ही एक बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी, ठीक है। आप इतनी बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। बार्टर सिस्टम क्या होता है? सबको पता होगा बार्टर सिस्टम। एक्सचेंज, एक कटोरी चीनी की जगह एक कटोरी सब्जी, है ना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बार्टर सिस्टम क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है या है? आप बताइए, कमेंट्स में बताइए मुझे, ठीक है। कमेंट्स में अब आप लोगों को क्या क्या बताना है, ये वाला बताना है कि बार्टर एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है, और ये वाली एक्टिविटी बतानी है, ठीक है। नहीं भी बताइए तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये भी सब आप लोग सब इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, मैं अकेले आपको स्पून फीडिंग कुछ नहीं करवाऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? मतलब कि बिजनेस के क्या लक्षण है। जैसे आपको इंसान को देखते होगे तो आप देखते होगे ना कि वो ऐसे खाता है, वो ऐसे चलता है, वो एक पर्टिकुलर स्टाइल में बोलता है ना। तो ये सब आप क्या बता रहे हो? उसकी विशेषता, उसके कैरेक्टर बता रहे हो, है ना। कि मतलब कि
अब वो बात करते समय ऐसा है, उसकी कुछ अलग, एक अलग विशेषता है उस इंसान की, तो वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको अलग डिफाइन करते हैं किसी दूसरे से। आप ये मान लीजिए एक डिस्टिंग्विश टर्म होती है, ठीक है, आपके फंडामेंटल आपको बेसिक कैरेक्टर बताते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर बिजनेस का क्या है? सबसे पहली बात, आंख बंद करके, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इससे आप अपनी लिविंग हुड और लाइवलीहुड मैनेज करते हो। बिजनेस में आपका प्रॉफिट मोटिव होता है अर्न करना। इसमें आप लव और अफेक्शन से कुछ काम नहीं करते हो, और जो लव अफेक्शन से काम करते हो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही हमने पहले समझा। बिजनेस में क्या है? बिजनेस हो ही नहीं सकता प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज के, प्रोडक्शन के, प्रोक्योरमेंट के। प्रोक्योरमेंट क्यों? अरे भाई, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे कुछ प्रोक्योर भी तो करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि बिफोर गुड्स आर ऑफर टू पीपल फॉर कंजम्पशन देयर मस्ट बी अ सीरीज ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोक्योर ऑफ बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। वही चीजें हैं जो मैं शुरू से एक एग्जांपल देके आपको समझाती आ रही हूँ। मैं अगर लैपटॉप का बिजनेस कर रही हूँ तो लैपटॉप बनाने के लिए भी तो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो मैं प्रोक्योर ही तो कर रही हूँ, वो प्रोक्योरमेंट ही तो हुआ, ठीक है। अब जैसे है गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, जैसे कि हमारे जो डेली आइटम है, पेन, शुगर, घी, नोटबुक एक्सेट्रा। कैपिटल गुड्स है मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब भी आ सकते हैं। आपको ऑफर करते हैं, कंज्यूमर्स को ऑफर करते हैं, बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे उनकी नीड पूरी होती है ना। ये सारी चीजें हुई। फिर सेल है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। सेल बहुत जरूरी है भैया, सेल ही नहीं हो रही तो आप बिजनेस करके क्या करोगे? पैसा कैसे आएगा? सेल से ही तो आएगा। मुनाफा आप कैसे कमा पाओगे? सेल से ही कमा पाओगे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करोगे, ठीक है। अब देखो, जैसे इसमें लिखा है कुकिंग फूड एट होम for the family is not business. For cooking food and selling it to the others in a restaurant is business. ठीक है, कंजम्पशन होना चाहिए। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑफ सेल बट आर फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं है कि अभी कर लिया, चलो भैया मैंने 2 लैपटॉप बना लिए, अब 2 लैपटॉप है, मैं अगली साल बनाऊंगी। कोई नहीं लेगा, सब भूल भी जाएंगे कि आपने कौन सी कंपनी का लैपटॉप बनाया था, ठीक है। डीलिंग है, प्रॉफिट अर्निंग मेन है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मतलब कि कभी बिका कभी नहीं बिका, लॉस भी हो सकता है। ट्रक से आपका माल जा रहा था, ट्रक को कुछ हो गया, या फिर मैं लैपटॉप किसी को दिखा रही थी या मोबाइल किसी को दिखा रही थी, तो मेरे हाथ से लैपटॉप छूट गया या फिर मोबाइल छूट गया, तो वो मुझे नुकसान हो गया। तो इतना तो, जब प्रोडक्ट की कॉस्ट सेट करी जाती है तो इतना तो मार्जिन लेकर कंपनी चलती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, क्या बोल रहे हैं आगे? देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बीइंग इनकर्ड। पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो सकता है भैया, पर ये है कि आप उस लॉस को कैसे रिकवर करते हो। लॉस सब चीजों में होता है, बिजनेस करोगे लॉस नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आप ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाओ, ऐसी अपनी ऐसी प्लानिंग करो कि आप वो लॉस को कवर करो और आप ब्रेक इवन पर आ जाओ और आप अलग से और प्रॉफिट करो। ये सारी स्ट्रेटेजी। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क भी होता है। अभी ये लैपटॉप है, लोग बाग मेरा ये लैपटॉप पसंद कर रहे हैं, मैंने ये बनाया, हो सकता है मार्केट में कोई और लैपटॉप आ जाए, कोई मेरा लैपटॉप पसंद ना करे, रिस्क है। फैशन चेंज होते रहते हैं, तो कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क नहीं हो। बिजनेस होगा, आपको रिस्क को ओवरकम करना पड़ेगा, आपको आजकल का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन है बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। बिजनेस में क्या रहता है कि एक एंटरप्रेन्योर, जैसे मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मेरा डिसीजन रहेगा, और भी लीगल फॉर्मेलिटीज है। मतलब जैसे कि अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किया तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर का किया, फूड का किया, तो मुझे फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें हैं। प्रोफेशन में मुझे एक डिग्री लेनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट में मेरे पास एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ। नेचर ऑफ वर्क क्या रहता है इसमें? गुड्स एंड सर्विसेज का रहता है। इसमें आप अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज देते हैं, है ना। इसमें आप सर्विस, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉयमेंट, आप अपना परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस कोई भी कर सकता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है स्कूल का। स्कूल में बच्चों को कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी बांटी जा रही है कि आप उससे अपना बिजनेस करिए, तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मिनिमम। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन रहती है, एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफिकेशन रहती है, ठीक है। रिवॉर्ड है, इसमें प्रॉफिट मिलता है, इसमें फीस मिलती है, उसमें सैलरी मिलती है। इसमें कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें लिमिटेड है। आप एक किसी कॉलेज और स्कूल से डिग्री ले रहे हो तो आपको फीस तो देनी पड़ेगी ना। एक वो चीज़ है। नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, आप
मजदूरी कर रहे हो या फिर आप एक बेसिक एजुकेशन से किसी पे जा रहे हो, तो एज कैपिटल एज सच कोई ज़्यादा बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिस्क, बिजनेस में तो रिस्क है ही, कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं हो सकता। रिस्क क्या है इसमें कि फीस होती है जनरली रिस्क, और इसमें एम्प्लॉयमेंट में जनरली कोई रिस्क नहीं होती है, फिर लिटिल रिस्क होती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसमें ट्रांसफर होता है विद सम पॉसिबिलिटी कि हाँ आप अपना बिजनेस जैसे अर्निंग है, आप बिजनेस से किसी और को ट्रांसफर कर दो, है ना। आप प्रोफेशन में नहीं कर सकते, आप अपनी डिग्री किसी को दे सकते हो क्या कि चलो ठीक है मैं सीएस हूँ, मैं आपको अपनी डिग्री दे सकती हूँ कि चलो मैं आज से सीएस चानी नहीं हूँ, आप लोग आज से सीएस सो एंड सो हो, ऐसा नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं हो सकता। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं रहता, ठीक है। प्रोफेशन में इसमें कोड ऑफ कंडक्ट रहता है आपको, जैसे कि हमारे कंपनी सेक्रेटरीशिप में रहता है कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, एक आपको मोरल एथिक्स, मोरल वैल्यूज आपको फॉलो करनी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट में भी रहता है मतलब कि आप जहाँ पर भी आप एज अ एम्प्लॉई हैं, तो एम्प्लॉयर के मोड ऑफ कंडक्ट है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि शॉप है, एस्टेब्लिशमेंट है, ये बिजनेस है, फैक्ट्रीज है। इसमें क्या है, लीगल प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लीगल है, लॉयर है। एम्प्लॉयमेंट में बैंक में भी कर सकते हो, कंपनी में भी कर सकते हो, गवर्नमेंट में भी कर सकते हो, ठीक है। आज हमने इतना कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज से कवर करेंगे, चलेंगे। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए पूरा, और आपको जो भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, अपना डाउट अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे हम। ओके, चलिए टेक केयर, बाय।